नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकसभा टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ। मजदूर दिवस है आज और मजदूर दिवस के मौके पर वैसे तो दुनिया मजदूरों की चिंता करती है, लेकिन इस वक्त दुनिया विश्व कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की स्थिति में है और सबसे बड़ी चिंता जो इस वक्त जाहिर की जा रही है वह यह है कि अगर ये लॉकडाउन और लंबा चलता है तो फिर गरीबों का, मजदूरों का और आखिरकार क्या होगा। देश में पिछले तकरीबन 1 महीने से मजदूरों के विभिन्न राज्यों से अपने घर वापस लौटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। मजदूर पैदल चलकर भी कई 100 और 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने घर पर पहुंचे हैं। मजदूरों के सामने रोजी रोटी का सवाल है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या उनको काम मिलने की है। कैलाश सत्यार्थी बाल मजदूरी के खिलाफ झंडा पिछले कई दशकों से बुलंद करते रहे हैं। वो एक बड़ा हस्ताक्षर हैं बाल मजदूरी के खिलाफ। उसी के चलते उनको विश्व के सबसे सम्मानित नोबेल शांति पुरस्कार से 2014 में सम्मानित किया गया था। आज जब मजदूर परेशान हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, कैलाश सत्यार्थी चिंता कर रहे हैं मजदूरों की, उनके भविष्य की, वो प्रेम की बात कर रहे हैं ताकि इस घड़ी में एक आम इंसान मजदूरों के प्रति संवेदना दिखाए, करुणा दिखाए, जो उनकी समस्या को कम कर सकता है। उन्होंने इस मौके पर कई कविताएं लिखी हैं जो बड़े पैमाने पर मकबूल भी हुई हैं। श्री सत्यार्थी घर लौट रहे उन्हीं दिहाड़ी मजदूरों की व्यथा को कविता के जरिए बड़े ही प्रतीकात्मक अंदाज में व्यक्त कर रहे हैं। इस महामारी और मजदूरों की स्थिति पर बात करने के लिए आज कैलाश सत्यार्थी हमारे साथ खुद मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका लोकसभा टीवी में कैलाश जी। आपकी कविता चूंकि अभी बड़ी वायरल हुई, विश्व इस समय पूरी एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। आम इंसान परेशान है, मजदूर खासकर परेशान है, रोजगार कैसे मिलेगा, उनको आगे काम मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसी विकट स्थिति में क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, संसार के इतिहास में ऐसी हालत कभी नहीं आई जब गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, शहरों से लगा के और गांव देहात जंगलों में रहने वाला हर व्यक्ति परेशानी, दुख, अस्थिरता और भविष्य की चिंता में जी रहा है। यस। वर्ल्ड वॉर हुए और दूसरी चीजें हुई, उस वक्त लोग बहुत मरे, लेकिन उसका असर, उसकी आग, उसकी आंच उतने दूर तक नहीं पहुंची जो इसकी पहुंची है। बिल्कुल ठीक बात। तो सब लोग चिंतित हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जगह जगह सरकारें, सामाजिक संगठन, कॉरपोरेट लोग, कलाकार, म्यूजिशियंस, खिलाड़ी, सब तरह के लोग आगे आके अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समाज में अवसाद का माहौल ना बने। कोशिश कर रहे हैं कि ये महामारी जितनी जल्दी दूर हो सके हो। बिल्कुल। आप ये भी आपने कहा है और कि इस कोरोना महामारी के बाद जो एक कंपैशन है, करुणा ही इंसान को या फिर मानवता को बचाएगी, ये बात हर किसी पर लागू होती है। हम चूंकि मजदूरों की बात भी कर रहे हैं आज या फिर गरीबों की बात भी कर रहे हैं, तो क्या उस बारे में आप कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा मैंने अभी कहा कि सब लोग एक ही नाव पर सवार हैं, एक ही तरह की चादर के अंदर ढके हुए हैं। तो समाज को, पूरी दुनिया के मानव समाज को ये सोचना पड़ेगा कि हम एक दूसरे से न केवल जुड़े हुए हैं बल्कि एक दूसरे पर अवलंबित हैं, एक दूसरे पर आधारित हैं। ये जो सॉलिडरिटी है, जो एकात्मकता है, ये जो एक दूसरे के प्रति जिम्मेवारी और जवाबदेही का भाव है, इसको यूनिवर्सल करने की जरूरत है, सार्वभौमिक करने की जरूरत है। क्योंकि एक बहुत अमीर आदमी भी अगर आज बैठकर कुछ कर रहा है तो उसके घर के बाहर या आसपास सफाई करने वाला या अस्पताल में काम करने वाले लोग या सड़क पर पुलिस में पहरा देने वाले लोग, जाने कितने लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं कि वो आज सुरक्षित घर में बैठा है। तो मैं ये मानता हूं कि हर विषम परिस्थिति के बाद, हर कैटास्ट्रॉफी के बाद या महामारियों के बाद समाज ने कुछ सीखा है, दुनिया ने कुछ सीखा है और मानवता ज्यादा मजबूत होकर निकल के सामने आई है और इसमें भी आना चाहिए। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये मौका है जब हम लोग करुणा का वैश्वीकरण करें। हमने बहुत शिद्दत के साथ बाजारों का, व्यापार का, उत्पादन का, उपभोग का, सब चीजों का वैश्वीकरण किया, ज्ञान का, टेक्नोलॉजी का वैश्वीकरण किया और उसके फायदे भी निकले। लेकिन उसका दूसरा खामियाजा ये है कि प्रकृति पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और कुछ लोग कहते हैं कि प्रकृति अपने आप को सुधार रही है या बदला ले रही है। तो हम जब करुणा का भाव पैदा करेंगे तो एक दूसरे के प्रति भी और प्रकृति के प्रति भी करुणा का भाव पैदा करेंगे। और करुणा का मतलब दया नहीं है, करुणा का मतलब है कि जब हम दूसरे के दुख दर्द को, परेशानी को अपनी परेशानी मानते हैं और फिर वैसा ही महसूस करके
दूर करने का प्रयास करते हैं तो उसको हम कंपैशन या करुणा कहते हैं। तो जो सबकी परेशानी, सबके कष्ट को दूर करने का प्रयास है, वही करुणा है और उसकी ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है, शायद सबसे ज़्यादा पड़ने वाली है। बिल्कुल। मैं और आपसे सवाल करूं कि आप अभी-अभी समय कैसे गुजार रहे हैं या फिर बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन आपका आमतौर पर रहता है, आपका जो आश्रम है वहाँ पर। लेकिन उस कविता की बात चूँकि अब चल गई है तो कुछ वो जो आपकी कविता काफ़ी चर्चा में रही है कि बिन मौसम के आया पतझड़ और अचानक बंद खिड़कियाँ कर, वो अगर सुना सकें हमारे दर्शकों को आप। जी। मैं कुछ कवि या साहित्यकार तो नहीं हूँ, लेकिन कई बार मेरे मन में जो भाव आते हैं वो लिख देता हूँ। और जिस तरह प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा हो रही है आज मई दिवस के मौके पर, जी। मैं उन्हीं के लिए समर्पित कर रहा हूँ। मेरे दरवाजे के बाहर घना पेड़ था, फल मीठे थे। मेरे दरवाजे के बाहर घना पेड़ था, फल मीठे थे। कई परिंदे उस पर गुजर बसर करते थे। जाने किसकी नजर लग गई, जाने किसकी नजर लगी, या जहरीली हो गई हवाएं। बिन मौसम के आया पतझड़ और अचानक बंद खिड़कियां कर मैं घर में दुबक गया था। बाहर देखा, बदहवास से भाग रहे थे सारे पक्षी। कुछ बूढ़े थे तो कुछ उड़ना सीख रहे थे। छोड़ घोंसला जाने का भी दर्द बहुत होता है, फिर वे तो कल के ही जन्मे चूजे थे। जिनकी आंखें अभी बंद थी, चोंच खुली थी, उनको चूम चिड़ैया कैसे भाग रही थी। उसका चंदन, उसकी चीखें, उसकी आहें कौन सुनेगा कोलाहल में। घर में लाइट देख परिंदों ने शायद ये सोचा होगा, यहाँ जिंदगी रहती होगी, इंसानों का डेरा होगा। कुछ ही क्षण में खिड़की के शीशों पर, रोशनदानों तक पर कई परिंदे आकर चोंचे मार रहे थे। मैंने उस माँ को भी देखा, फेर लिया मुंह। मुझको अपने बच्चों की चिंता थी। मेरे घर में कई कमरे हैं, उनमें एक पूजा घर भी है। भरा हुआ फ्रिज है, खाना है, पानी है। खिड़की दरवाजों पर चिड़ियों की खटखट थी। भीतर टीवी पर म्यूजिक था, फिल्में थी। देर हो गई, कोयल तोते गौरैया सब फुर हो गए। देर हो गई, रंग गीत सुर राग सभी कुछ फुर हो गए। ठगा ठगा सा देख रहा हूँ आसमान को, कहाँ गए वो जिनसे हमने सीखा उड़ना। कहाँ गया एहसास मुक्ति का, ऊंचाई का और असीमित हो जाने का। पेड़ देखकर सोच रहा हूँ, मैंने या मेरे पुरखों ने नहीं लगाया। पेड़ देखकर सोच रहा हूँ, मैंने या मेरे पुरखों ने नहीं लगाया, फिर किसने था इसे उगाया। बीज चोंच में लाया होगा उनमें से ही कोई, बीज चोंच में लाया होगा उनमें से ही कोई, जिनने बोए बीज पहाड़ों की चोटी पर, दुर्गम से दुर्गम घाटी में, रेगिस्तानों वीरानों में। जिनके कारण जंगल फैले, बादल बरसे, चली हवाएं, महकी धरती। धुंधला होकर शीशा भी अब दर्पण सा लगता है। देख रहा हूँ उसमें अपने बौनेपन को और पतन को। भाग गए जो मुझे छोड़कर, कल लौटेंगे सभी परिंदे। भाग गए जो मुझे छोड़कर, कल लौटेंगे सभी परिंदे। मुझे यकीन है, इंतजार है, लौटेगी वह चिड़िया भी चूजों से मिलने। उसे मिलेंगे धींगा मुस्ती करते हुए सब मेरे घर में। सभी खिड़कियां दरवाजे सब खुले मिलेंगे जी। आसपास के घर आंगन भी बाहें पसारे खुले मिलेंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। अभी तक हम ये तो जानते थे कि जब आपने स्टार्ट किया था तो आप पत्रकारिता की भूमिका में थे, जब आप मैगजीन निकालते थे, लेकिन अब आप इसका ये रूप भी आएगा ये नहीं पता था। बहुत बहुत आपको मतलब बधाई भी कि आपने लिखा है। पर अभी एक चीज़ और भी है, आपने चूंकि कंपैशन की बात करी और फिर ये कविता भी लिखी है, जो रिएक्शन अभी सामाजिक संगठनों का, लोगों का हिंदुस्तान में या दुनिया में आपको देखने को मिला है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? लोगों ने जिस तरह से मदद करी भी है, वो ठीक है या उस पर क्या आपकी राय है? देखिए, बहुत अच्छा रिएक्शन मिला है। मैं तो सब जगह बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में मैं काम करता हूँ। मेरे मित्र लोग और मेरे सहायक साथी कई जगह पर हैं, कई जगह हमारे कार्यक्रम चलते हैं। तो हर जगह देखने को मिल रहा है कि मानवता
बहुत अच्छे तरीके से इसका मुकाबला कर रही है। सरकारें भी कर रही हैं, भारत सरकार, राज्य सरकारें भारत की जो अब करके दिखा रही हैं वो अद्भुत है। तो ये सब हो रहा है, लेकिन कई बार मुझे ये लगता है कि जब ये दौर खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन खुलेंगे, कोरोना वायरस का अंत हो जाएगा, आगे न पीछे होना है, ईश्वर करे जल्दी हो। जी हाँ। तो ये जो एक दया का भाव है, दूसरों पर चैरिटी करने का भाव है, मदद करने का भाव है, ये कहीं विलुप्त ना हो जाए। क्योंकि हमेशा देखा गया है कि ये जब ये महामारियां वगैरह या आपात स्थितियां खत्म होती हैं, तो फिर लोग अपने घरों में जुटकर अपने कामों में लग जाते हैं और उन चीजों को भूल जाते हैं जो अभी कर रहे हैं। हम्म। इस भाव को जारी रखने के लिए मुझे एक और बात कहनी है जी। कि और जो भारत की परंपरा में, भारत की संस्कृति में, हमारे धर्मों में निहित है, ये तो सभी धर्मों में कृतज्ञता का पाठ पढ़ाया गया है, कृतज्ञता सिखाई गई है ईश्वर के प्रति और दूसरों के प्रति भी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आज हम आपसे जो बात कर रहे हैं अनुराग जी, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बात हो रही है, जिस सुरक्षित घर के नीचे मैं बैठा हूं और ईश्वर की कृपा से आप भी सुरक्षित बैठे हैं, जी। उन घरों को बनाने वाले कौन लोग हैं, उनके प्रति मेरी कृतज्ञता का क्या भाव है। जिन लोगों ने दीवारें बनाई, छतें बनाई, जिन लोगों ने जमीनें खोदी, जिन लोगों ने पेंटिंग किया और ईंटें जिन्होंने बनाई बहुत दूर ईंट के भट्टों में, पत्थर जिन्होंने तोड़े, जिन कारखानों के अंदर पेंट बना, बिजली का सामान बना, प्लम्बिंग का सामान बना और आज हम सुरक्षित बैठे हैं। आज मई दिवस पर हम उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करें, अपने दिल में महसूस करें कि ये कृतज्ञता आगे भी जारी रहे। जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम कपड़े पहन रहे हैं, एक पूरी की पूरी लंबी चेन है, लंबी श्रृंखला है जो कृतज्ञता की श्रृंखला है। उन लोगों के जो लोग खेतों में काम करके अनाज पैदा करते हैं और जो लोग हमें खाना बना रहे हैं, खिला रहे हैं, सब्जियां पैदा कर रहे हैं, उनके परिवारों का भी बहुत बड़ा बलिदान है। उन सबके प्रति कृतज्ञता की संस्कृति हम पैदा करें। हमारे यहाँ, हमारे देश में तो हजारों साल से जब हम सवेरे उठते हैं तो उसके लिए मंत्र हैं बाकायदे कि हम धरती से क्षमा मांगते हैं, हम धरती को प्रणाम करते हैं, माता समझ के प्रणाम करते हैं। तो खाना खाने से पहले हम जब ईश्वर को धन्यवाद करते हैं तो उन सभी को धन्यवाद करते हैं जिनके वजह से हमको खाना मिला। हम सोते हैं तो सोने से पहले दिन भर में जिन जिन ने भी हमारे साथ कोई उपकार किए हों उनके प्रति कृतज्ञता से धन्यवाद देते हैं। तो ये जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसको एक सर्वकालीन सार्वभौमिक संस्कृति बनाने की जरूरत है, कृतज्ञता की संस्कृति। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही, मतलब जो हमारी परंपरा रही है। वैसे आपकी तो चूंकि ट्रैवलिंग से लेकर बातचीत या फिर मिलना मिलाना रहा है राष्ट्राध्यक्षों से लेकर बाकी जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इस दौरान लॉकडाउन में जो कुछ बातचीत हुई है उन सब का क्या कुछ मानना है, और जिस तरह से हिंदुस्तान या फिर दुनिया लड़ रहा है उनका कंसर्न भी क्या आपको लगता है? कुछ हफ्तों के अंदर ही हमें महसूस हुआ कि बहुत संसाधनों की जरूरत है। तो इंग्लैंड के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं गॉर्डन ब्राउन और मैं और कुछ राष्ट्राध्यक्ष कई देशों के, जो इथियोपिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति, वो नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। तो हम सब लोगों ने मिलकर, करीब 100 लोगों ने मिलकर, जिनमें कई राष्ट्राध्यक्ष थे और कई भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष थे, उन सब ने मिलकर G7 को निवेदन किया, एक चिट्ठी लिखकर, और फिर हम उसके पीछे लगे हुए हैं कि वो एक आपातकालीन बैठक बुलाएं कि हेल्थ क्राइसिस और इसके बाद जो आने वाले क्राइसिस हैं उसके लिए पर्याप्त धनराशि मुहैया अभी से कराई जाए, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान होगा बाद में। दूसरा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं लगातार कुछ नोबेल पुरस्कार प्राप्त मित्रों के संपर्क में हूँ, जैसे प्रेसिडेंट होता हैं जो वहाँ के ईस्ट तिमोर के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। तो हम लोग मिलकर कुछ कर रहे हैं। कैरी कैनेडी, जो रॉबर्ट एफ कैनेडी की बेटी हैं, सेनेटर टॉम हार्किन के साथ भी हम मिलकर जगह जगह इस मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड या वल्नरेबल हैं, जो सबसे ज्यादा उपेक्षित वर्ग हैं, जैसे आप समझिए कि जो जिसे हम दिव्यांग कहते हैं, पीपल विद डिसेबिलिटी और स्पेशल एबिलिटी, या जो LGBT वाले लोग हैं, या जो इस तरह के
यौन शोषण की शिकार हमारी बेटियां बहनें हैं, अ, जो लोग HIV एड्स के शिकार हैं, या आदिवासी लोग हैं, बंजारा नोमैडिक कम्युनिटी के लोग हैं, पूरी दुनिया में इनकी हालत बहुत खराब है। और बाल मजदूर भी कई जगह पर खदानों में फंसे हुए हैं। जो सोने की खदानें हैं अफ्रीका की, वहाँ बाल मजदूर फंसे हुए हैं। वो बाहर निकलेंगे तो पुलिस पकड़ेगी, अंदर जाएंगे तो भूखों मरने की नौबत आ रही है। थाईलैंड में हजारों 3 लाख के करीब हमारी बेटियां सड़कों पर आ गई हैं, क्योंकि उनका रोजगार धंधा चौपट हो गया है। भारत में भी ये हालत है कि कई जगह पर हमको मालूम है कि देश में बच्चे कारखानों के अंदर बंद हैं, उनको बंद करके थोड़ा बहुत पैसा देकर या थोड़ी बहुत जिम्मेदारी देकर उनके मालिक लोग सुरक्षित जगह पर भाग गए। तो ये हालत बहुत जगह पर है, पूरी दुनिया में है। अमेरिका में जो पीपल विद डिसेबिलिटी हैं उनकी हालत बहुत खराब है। ब्राजील में जो है इंडिजिनियस पीपल की हालत खराब है। इन सबको लेकर हम लोग जो मैंने बहुत साल पहले नोबेल पुरस्कार विजेताओं का एक मंच बनाया था, बच्चों संबंधित, आपको स्मरण होगा, तो उस मंच के माध्यम से हम इन लोगों की आवाज उठा रहे हैं जो मोस्ट वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं। उनकी कोशिश हमारी चल रही है। एक और चीज की लोगों में जागृति, लोगों में जो एक उनकी स्पिरिट है वो बनी रहे, मनोबल बना रहे, इसके लिए एक कार्यक्रम, एक टिम शिवर करके बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े एक हस्ती हैं अमेरिका की, उन्होंने उनके पहल पे शुरू हुआ, लेकिन उसमें ओपरा विनफ्रे, जूलिया रॉबर्ट, कुछ भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष हैं जैसे क्विंसी जोन्स हैं, रिक वारेन जैसे लोग हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, कैरी केनेडी हैं। तो हम लोगों ने एक कार्यक्रम मिलके किया जो रिकॉर्ड हो गया है, और आज रात से लेके और कल रात तक, बल्कि परसों सुबह तक 24 घंटे के लगभग वो रिकॉर्ड चलेगा सभी फेसबुक पर और कई चीजों पर। तो वो एक बड़ा कार्यक्रम है यूनाइट करने के लिए, सॉलिडरिटी के लिए दुनिया भर में। तो कई चीजें हर स्तर पर हम लोग लड़ रहे हैं, पॉलिसी के स्तर पर अलग और सामाजिक जागरूकता और मनोबल बढ़ाए रखने के स्तर पर अलग से। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और कि इस दौरान चूंकि दो तरह के, मतलब वो बच्चे जो कि गरीब हैं, जिनको उतनी चीज़ें नहीं मिलती, सुविधाएं नहीं मिलती, और एक बच्चे जो कि आमतौर पर सुविधाएं वाले होते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते बंद हैं। कई तरह के लोग बोलते हैं कि उसका भी असर पड़ेगा। पॉलिसी के लेवल पर सरकार से कुछ ऐसी उम्मीद है कि इसका कुछ नेगेटिव असर पड़ सकता है इस दौरान? मैंने ये देखा कि आपने कुछ और आपकी संस्था ने मिलकर भी बहुत से ऐसे काम किए हैं कि ऑनलाइन लोग जो अपना समय गुजारते हैं वो भी बच्चों के लिए ठीक नहीं है। तो क्या आप कुछ कहना चाहते हैं, या फिर क्या कुछ अपील हो सकती है कि सरकार उस दिशा में भी काम करे बच्चों के लिए? देखिए, सरकार ये सुनिश्चित करे कि ये जो बच्चे अभी जगह जगह लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए हैं, तो लॉकडाउन के वजह से निकल नहीं सकते और फैक्ट्रियों के अंदर जाने की हालत में हैं, तो ऐसे हजारों बच्चों की सूचियां हमने लॉकडाउन से पहले भी अलग अलग राज्य सरकारों को दी थी। तो मेहरबानी करके वो लोग उनको वहां से सुरक्षित निकालकर अपने घरों को भिजवाएं और उनके भोजन का, रहने का पूरा प्रबंध करें। पता करें कि वो बच्चे कहाँ हैं, तो वो लेबर डिपार्टमेंट और दूसरे लोग इस पर काम कर सकते हैं। जो मजदूर घरों को लौट रहे हैं, प्रवासी मजदूर, हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके रजिस्टर बनाए जाएं, जो आ रहे हैं और जो फिर जाएंगे, ताकि कम से कम एक रिकॉर्ड रहे कि कौन लोग हैं और कहाँ गए और कहाँ से आए, क्या हुआ उनके साथ। तो भविष्य में भी ये होता रहेगा। मैंने कई मंत्रियों से फोन पर बात की है, लगभग रोज ही किसी न किसी से करता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि जो लोग लौटेंगे गरीबी की वजह से, वो अपना किसी न किसी पैसे वाले से, सेठ से, साहूकार से कर्जा लेंगे और वो मनमाने तरीके से कर्जा देगा उनको अपने मनमाने ब्याज पर। तो एक खतरा ये बना हुआ है कि वो बंधुआ मजदूर बन सकते हैं, उनके बच्चे बंधुआ मजदूर बन सकते हैं। एक और खतरा होगा कि जब ये लोग घर से किसी तरह भागने की कोशिश करेंगे, तो जो दलाल लोग हैं वो हमेशा छोटे बच्चों को मजदूरी कराने, गुलामी कराने, वेश्यावृत्ति कराने के लिए ले जा सकते हैं। जो हमने हमेशा देखा है कि जहां जहां ये कैटास्ट्रॉफीज हुई हैं, उसके बाद इन दलालों की बनाई है और गरीबी के शिकार लोगों के बच्चों को ले जाके वेश्यावृत्ति और गुलामी में धकेला जाता है। तो इसको रोकने के लिए भी बहुत सारे प्रबंधों की जरूरत है। तो कई चीजें सरकार कर सकती है। और बाकी जो आपने कहा अनुराग जी की, जो लोग घरों में बच्चे बंद हैं, उनके ऊपर भी बहुत असर पड़ रहा है स्कूलों में ना जाने से।
तो मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ और फिर निवेदन कर रहा हूँ कि जो मध्यवर्गीय या पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, जो सुरक्षित हैं घरों में, उनको अच्छा मौका है कि वो बच्चों के साथ दोस्ती का रिश्ता बनाएँ। वो लाड़ करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको सब सामान, सब सुविधाओं का ख्याल रखते हैं, लेकिन बच्चे अपने दिल की बात ना तो उनसे कह पाते, ना वो खुल के बच्चों से अपनी बात करते सम्मान के साथ। तो बच्चों का और बचपन का सम्मान करते हुए बच्चों के दिल में जाने की कोशिश करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यौन शोषण के या स्कूल में किसी और परेशानी के शिकार होते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं अपने माँ-बाप को। मैं कह नहीं ऐसे पाते हैं। हाँ, हज़ारों बच्चों से मिला हूँ मैं, वो जी। कह नहीं पाते हैं। तो अभी माएँ कोशिश करें, पिता कोशिश करें कि अपने बेटे-बेटियों से मिलकर एक विश्वास का रिश्ता कायम करें। ये तो कोई भी घर में बैठ के कर सकता है जो घर के अंदर बैठे हुए लोग हैं। तो इससे एक विश्वास भी बढ़ेगा और एक बेहतर समाज बनेगा। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि करुणा का विस्तार करें। परमात्मा ने हम सबको बिल्कुल। जो सबसे बड़ी एक दिव्य शक्ति कहें या एक दिव्य वरदान दिया है, वो करुणा दिया है कि हम दूसरे के दुःख-दर्द को अपना दुःख-दर्द मानकर महसूस कर सकें। उस करुणा को अपने बच्चों तक या अपने तक सीमित ना रखें। दुनिया के हर बच्चे हमारे बच्चे हैं। उनको हम कैसे उनके भविष्य को सुरक्षित करेंगे इस जी। कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद, ये सब लोग मिलकर सोचेंगे तो विचार की शक्ति, संकल्प की शक्ति किसी भी शब्द या किसी भी कार्य से बड़ी होती है। संकल्प और विचार की शक्ति को मजबूत करें, करुणा के साथ जोड़कर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर करुणा का ये भाव रहेगा तो फिर इस संकट से निकल पाएंगे। बच्चों के लिए भी एक बड़ा एक कंपैशन का भाव हो या फिर जो लोग कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में आपका जितना भी एफर्ट रहा है, जितना हम जानते हैं, वो चाहे आपका पैदल मार्च हो पिछले के इतने सालों में, दुनिया के जो बड़े बड़े मंच हैं आप ये मुद्दा उठाते रहे हैं। 100 मिलियन टू 100 मिलियन वाला आपका एक कोशिश थी। राष्ट्रपति भवन में पिछले कुछ साल पहले जो आपने जोड़ा था, नोबेल पुरस्कार विजेताओं को आप एक मंच पर लाए थे। इस दौरान क्या कुछ आपकी गतिविधि है, वो भी कुछ जानना चाहूँगा। बच्चों के साथ जो आप आश्रम में आमतौर पर मिलते हैं वो तो मिलना नहीं हो पाता होगा, लेकिन फिर कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, किस तरह वो कैसे समय निकल रहा है? मैं अपने जो संगठन के साथी या जो हमारे सहयोगी संगठन है दुनिया भर में, उनके साथ ये कुछ ना कुछ ज़ूम, वेबिनार, स्काइप कॉल दिन में 4-5 बार तो हो ही जाती है। और एक बार निश्चित तौर पर मैं अपने संगठन के बच्चों से मिलता हूँ, बात करता हूँ कईयों से। लेकिन इसके अलावा जो हमारे साथी हैं, करीब 500 लोग पूरे आंदोलन में काम करते हैं देश भर में, तो टुकड़ों-टुकड़ों में, छोटे-छोटे समूहों में उनसे मिलता हूँ ताकि स्काइप पर उनके या इस तरह की चीज़ों पर, ज़ूम पर, उनके परिवार के लोग भी, उनके माता-पिता, उनकी पत्नियाँ, पति, बच्चे भी आके इंटरेक्शन कर सकें। आपस में भी कर लेते हैं वो, चूँकि हमारे साथ कर रहे होते हैं तो, जी, जी। और मैं भी उनके साथ बातचीत करता हूँ रोज़। ये मेरा नियम है, करता रहता हूँ मैं ये। हमारा संगठन भी जैसे अब देखें कि मुक्ति आश्रम को पूरा कम्युनिटी किचन में कन्वर्ट कर दिया गया था पहले ही हफ्ते में। तो वहाँ पर खाना पका रहे हैं सब लोग मिलकर। एक हिस्से को हम लोगों ने क्वारंटाइन के लिए तैयार करवा दिया है कि अगर ज़रूरत होगी सरकार को या और दूसरी संस्थाओं को, तो आश्रम का एक हिस्सा उस काम में आएगा। और बाल आश्रम के आसपास बहुत सारे बंजारों की बस्तियां हैं। उन बंजारों की बस्तियों में खाना पहुंचाने का काम, ग्रोसरी वगैरह है, बना नहीं सकते इतना ज़्यादा खाना हम। तो करीब 75-80 हज़ार लोगों के भोजन का प्रबंध संगठन की तरफ से किया जा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा मुझे जो भावुक हुआ जिस चीज़ से मैं, कि हमारे आश्रम में तो आप जानते हैं कि बाल आश्रम में वो बच्चे जो बंधुआ मजदूरी, गुलामी वगैरह से छुड़ाए गए हैं वो रहते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो कुछ बच्चे वहाँ पर जो थोड़े से 14, 15, 16 साल के हैं, वो टेलरिंग का काम भी सीखते हैं, कुछ इलेक्ट्रीशियन वगैरह और दूसरे काम सीखते हैं। तो टेलरिंग का काम सीखने वालों ने जब टेलीविज़न पे देखा कि मास्क की बहुत ज़रूरत है और लोगों को, हमारे प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं, सब लोग अपील कर रहे हैं कि मास्क पहन के चलो, तो बच्चों ने कहा कि हम मास्क बनाएंगे। तो उन्होंने छोटे-छोटे पुराने कपड़ों को तो काट-काट के मास्क बनाना शुरू किए। तो बाकी जो 50-60 बच्चे थे जो दूसरे कामों में लगे थे और छोटे-बड़े हर उम्र के थे, सबने कहा कि हम हाथ से सिलेंगे, मशीनें उतनी थी नहीं, या मशीनों पे बनाएंगे, कुछ मास्क बाजार से खरीदे। तो करीब 20,000 मास्क तैयार करके बांटे गए हैं।
तो ये उन बच्चों की तरफ से जो अभी साल 2 साल पहले तक कहीं गुलामी करते थे, उनकी जो भावना है, इसी को मैं कहता हूँ करुणा का वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंपैशन। ये चीज़ जो है, ये हमारे अंदर आती है, तो कुछ ना कुछ काम ये भी चलता रहता है, कुछ मैं पढ़ता लिखता रहता हूँ। सुमेधा जी के साथ कैरम खेल के हार रहा हूँ आजकल मैं, क्योंकि अच्छा, वो ठीक बहुत है। अच्छा कैरम खेलना सीख गई हैं। मुझे बहुत अच्छी कैरम आती थी और बड़ा मुश्किल था कि कोई मुझे हराए, लेकिन अब वो बीच-बीच में मुझे हरा देती हैं। खाना भी कल मैंने बनाया था। सुमेधा जी सुन रही हैं मेरी बात, इसलिए मैं ज़रा दबी-ज़ुबान से कहूँगा, लेकिन सभी ने मेरा खाना पसंद किया। कल मैंने स्टफ्ड टोमेटो बनाए थे और अच्छा, अरे वाह! शाही आलू बनाए थे। आलू तो इस तरह की चीज़ें भी करते रहते हैं बीच-बीच में। कुछ पढ़ने लिखने का वक़्त मिलता है तो पढ़ते भी हैं। बहुत साल पहले से मैंने प्रेमचंद की कहानियाँ नहीं पढ़ी थी, तो पढ़ता हूँ, और कुछ और चीज़ें भी। चलिए, लॉकडाउन का कुछ एक पॉजिटिव चीज़ें भी मिल रही हैं कि आपके बाकी जो लेटेंट टैलेंट था वो भी सामने आ रहा है, जो लोग अभी तक वाकिफ़ नहीं थे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, समय निकालने के लिए। कैलाश जी, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, खासकर दुनिया में, वो आप उस काम में और सफलता पाएँ, यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और जैसा कि आपने कहा, और संभवतः सत्यार्थी कह रहे हैं कि जो संवेदना है, जो कंपैशन है, वो संभवतः इस लॉकडाउन के बाद एक बड़ा रास्ता दिखाएगी। इस लॉकडाउन के बाद जितनी भी विषम परिस्थितियों से मानवता उसका सामना होगा, मानवता का, उसमें करुणा ही संभवतः उससे निजात दिलाएगी। बच्चों के लिए खासकर उनकी कोशिश से पूरी दुनिया वाकिफ़ है, जिसके चलते न सिर्फ उनको सम्मान मिला, बल्कि आज भी सम्मान मिलता है। और मानते हैं कि कैलाश सत्यार्थी ने पिछले तकरीबन 4 दशकों से बच्चों के लिए वो काम किया है जिसके चलते भारत का नाम भी पूरी दुनिया में लिया जाता है। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।